हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल ट्रेंडिंग एग्जाम। तो आज हम लोग करने वाले हैं हमारा पार्ट 6। इससे पहले मैं ऑलरेडी 5 पार्ट जो है वो अपलोड कर चुका हूँ। आज हम लोग छठा पार्ट अपलोड करने वाले हैं। इस जो हमने अब तक 5 पार्ट किए हैं उनमें हम लोग अब तक 200 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग आगे के डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने इकोनॉमिक्स का चैप्टर 7 जो कि है राजकोषीय नीति। शुरू करते हैं। उससे पहले आता है क्वेश्चन नंबर 201 यानी 201। 14 नवंबर 2007 को 13वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? 14 नवंबर 2007 को जो 13वां वित्त आयोग था उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया, मेन उनका क्या है। तो मैंने आपको ये पूरी की पूरी लिस्ट बता रखी थी। जितने भी अब तक हमारे वित्त आयोग आए हमने सारे वित्त आयोगों के बारे में बात की थी। वो लिस्ट अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। वो थे हमारे डॉक्टर विजय एल केलकर, ठीक है। सुमित बोस हैं, अनंत सिंह है, सैम पित्रोदा है, लेकिन ये आपको डायरेक्ट ही याद होना चाहिए कि डॉक्टर विजय केलकर जो है 2006-2004 दोनों में ये क्वेश्चन आया 13वें वित्त आयोग के कौन थे। तो अच्छा क्वेश्चन है काफी। पूरी लिस्ट आप लोग याद कर लोगे आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। 13वें वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति ने 14 नवंबर 2007 को डॉक्टर विजय एल केलकर की अध्यक्षता में किया था। इसकी सिफारिशों की अवधि 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2015 तक का था। 27 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में एनके सिंह की नियुक्ति की घोषणा की गई। पूर्व में 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025 तक के लिए लागू थी, लेकिन बाद में आयोग द्वारा 2020-21 के लिए एक विषय रिपोर्ट पेश की गई, जबकि 21 से 26 तक के लिए एक अलग रिपोर्ट पेश की गई। अतः कहा जा सकता है कि वर्तमान में 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें 2021 से 26 तक लागू रहेंगी। तो हमारे 13वें वित्त आयोग के कौन थे? एल केलकर। 15वें के कौन है? एनके सिंह। ये आपको याद रखना होगा क्योंकि 2026 तक के लिए ये काफी सही है। लिस्ट तो आपको है ही, 2026 तक का अभी यही है, तो एनके सिंह रहेंगे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक रिपोर्ट की जगह 2 रिपोर्ट जारी की है, एक 2020-21 के लिए और एक 21 से 26 के लिए। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 202। 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों की प्रावधान किस अवधि से संबंधित है? यानी 13वां जो वित्त आयोग था वो कब से कब तक के लिए था? तो हमने जस्ट ऊपर पढ़ा है कि ये क्या था, 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2015। तो 10 से 15 ये हमारा करेक्ट आंसर है। 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है। और अभी जो हमारा है उसका कब से कब तक है? 21 से लेकर के 26 तक। 15वें का क्या है? 21 से लेकर 26 तक। क्वेश्चन नंबर 203। 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों की समय अवधि क्या थी? सेम वही क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी। 2010 में भी पूछा गया है, वही होगा 2010 से 2015। यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है, 2015 में पूछा गया था कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, क्योंकि 31 मार्च 2015 को तो 13वां वित्त आयोग खत्म हो गया, तो 14वां वित्त आयोग बना होगा। तो 14वें वित्त आयोग के कौन थे? तो उनके थे डॉक्टर वाई वी रेड्डी। वाई वी रेड्डी, ठीक है। ये हमारे थे 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। कौन? डॉक्टर वाई वी रेड्डी, ओके। महावीर त्यागी नहीं थे, एनके पी साल्वे नहीं थे, एम खुसरो नहीं थे, तो ये तीनों ही नहीं थे, ये वाले थे डॉक्टर वाई वी रेड्डी थे हमारे 2015 के बाद वाले 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। अभी के कौन है? एनके सिंह। एनके सिंह है, वीके सिंह है, कौन है अभी हमारे? कौन है हमारे जो नए हैं अभी? अभी ऊपर पढ़ा था ना, भूल गए? एनके सिंह, करेक्ट। तो नए कौन से हैं? एनके सिंह। क्वेश्चन नंबर 2005 बोल रहा हूं, 205 की बात करते हैं। 10वें वित्त आयोग का चेयरमैन कौन है? देखिए यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी लिस्ट से जो मैं आपको पार्ट 1 के अंदर करवाई थी। सारे वित्त आयोग के चेयरमैन और अध्यक्ष की आपको बात पता होनी चाहिए। ये क्वेश्चन 1993 में भी पूछा गया, 2003 में भी पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। केसी पंत, प्रणब मुखर्जी, एनडी तिवारी या मधु दंडवते? तो ये है हमारे केसी पंत, ठीक है। वर्ष 1995-2000 से लेकर के 2000 की अवधि के लिए
केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व वितरण एवं सहायता अनुदान के संबंध में गठित 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर केसी पंत थे। यहां पर इन्होंने वित्त आयोग का काम भी बता दिया दोबारा से। वित्त आयोग का काम क्या होता है? राजस्व वितरण किसके बीच में? केंद्र और राज्यों के मध्य। तो इसका कार्य भी बता दिया हर वित्त आयोग का। और 10वें के कौन थे हमारे? केसी पंत। अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है लिस्ट से कि 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अमर्त्य सेन, सी रंगराजन, वीवी रेड्डी या फिर विमला जलान। काफी बार आया हुआ, 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो हमारे जो वो थे कहते हैं अध्यक्ष थे वो थे सी रंगराजन। सी रंगराजन की उसमें अध्यक्षता में हमारा 12वां वित्त आयोग गठित किया गया था। आपको सारे वित्त आयोग के गठित, उनकी डेट और उनके अध्यक्ष ये याद होने चाहिए। क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रपति ने 12वें वित्त आयोग का गठन डॉक्टर सी रंगराजन की अध्यक्षता में किया था। क्वेश्चन नंबर 207 की बात करते हैं। सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है। यहां पर वही दे रखा है, अलग अलग हमारे वित्त आयोग दे रखे हैं, उनके अध्यक्ष दे रखे हैं। तो 12वें का तो अभी हमने पढ़ा, सी रंगराजन था, बात ही खत्म। डी का 2 एक ही में दिख रहा है, यही है करेक्ट आंसर, बात खत्म करते हैं। तो यही आपको फायदा होगा ना कि अगर आपने एक याद कर लिया तो आपको बाकी चीजें अपने आप ही याद हो जाएंगी। 12वां था, हमने अभी पढ़ा सी रंगराजन। अभी ये भी पढ़ा था कि 10वां जो था वो किसके पास था? केसी पंत के पास था, अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, 9वां और 11वां हमने नहीं पढ़ा है, पर ये दो तो अभी जस्ट ऊपर पढ़े हैं कि 10वां केसी पंत के पास था और 12वां सी रंगराजन के पास। ये दोनों इसके अंदर मिल रहे, ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया, बात खत्म। तो लिस्ट आपको याद करनी पड़ेगी। क्या बोला हुआ है? एनकेपी साल्वे 9वें, केसी पंत 10वें, एम खुसरो 11वें और केसी रंगराजन 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। तो ए हमारा करेक्ट आंसर है। और 15वें के कौन है? एनके सिंह है, अभी वाले के एनके सिंह। क्वेश्चन नंबर 208, योजना आयोग और वित्त आयोग के संबंध में के निम्न कथनों पर विचार करके बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन गलत है, यह हमें बताना है योजना आयोग और वित्त आयोग के बारे में। तो पहला दे रखा है कि योजना आयोग और वित्त आयोग दोनों केंद्र से राज्यों को धन स्रोत हस्तांतरित करने से संबंधित संस्थाएं हैं। ये बात तो करेक्ट है, हाँ सही बात है। योजना आयोग और वित्त आयोग दोनों केंद्र से राज्यों को धन, दोनों केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारे को काम तो करती है, बिल्कुल सही है। सेकंड, दोनों द्वारा दी गई संस्तुतियां यानी सिफारिशें शासन पर बाध्य हैं ना। सिफारिशें कभी भी बाध्य नहीं होती कि आपको ये करना ही करना पड़ेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। योजना आयोग एक स्थायी संस्था है, जबकि वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है। ये तो हम अभी पढ़ रहे, तभी तो 12वां आयोग 13वां आयोग पढ़ रहे हैं। तो ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है। वित्त आयोग, और ये भी बात सही है, योजना आयोग एक स्थायी संस्था है, वो बिल्कुल सही था। वित्त आयोग नॉन प्लान धन स्रोतों की संस्तुति करता है, जबकि योजना आयोग प्लान संबंधी धन स्रोतों की, ये बिल्कुल सही है। कि जो आपके नॉन प्लान धन है वो कि उनकी सिफारिश कौन करेगा? वित्त आयोग। जो प्लान्ड है उनकी कौन करेगा? योजना आयोग। तो यानी कि जो गलत है वो सिर्फ बी गलत है। वित्त आयोग और योजना आयोग दोनों सलाहकारी संस्थाएं, अतः विकल्प बी सर्वथा गलत है, जबकि अन्य सभी विकल्प दोनों आयोगों के संदर्भ में सत्य है। चलिए आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 209 बोला है केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों का संबंध है, किस चीज से है? केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों का संबंध, केलकर साहब ने जो सिफारिश की है वो किससे संबंध करता है? व्यापार से, बैंकिंग से, विदेशी निवेश से या करों से? तो केलकर टास्क फोर्स जो है वो करों से संबंधित था, कर सुधार से संबंधित था। 2004 का ये क्वेश्चन है। केलकर टास्क फोर्स की सिफारिश, ये तो हमने एक बार पहले भी किया है क्वेश्चन, ये तो हमने जस्ट प्रीवियस में किए हुए, प्रीवियस वीडियोस में। केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों का संबंध कर सुधार से है। सिफारिशों में मुख्य जोर कृत्रिम भत्ते और वर्तमान कटौती को विभिन्न धाराओं के तहत हटाने पर है। डॉक्टर विजय केलकर 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं और इसके अतिरिक्त भारत के महत्वपूर्ण आर्थिक पदों पर आसीन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 210 की बात करते हैं। भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश निम्नलिखित समिति ने की थी, यानी इनमें से कौन सी समिति थी जिसने आयकर में इस छूट को खत्म करने की बात की थी? चलैया समिति, केलकर समिति, सोम समिति और रंगराजन समिति।
क्वेश्चन 2016 का भी है, 2008 का भी है, ठीक है, यूपीपीसीएस से दोनों में पूछा गया है। तो क्या बोला हुआ है कि धारा 88 के अंदर यानी एक्ट 88 के अंदर जो आयकर के ऊपर छूट है उसको खत्म करने की बात की थी केलकर समिति ने। करों के ऊपर था ना, कर टास्क फोर्स, है ना। डॉक्टर विजय केलकर के नेतृत्व में गठित केलकर समिति ने भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश की थी। इनसे अपनी रिपोर्ट वर्ष 2003 में प्रस्तुत की थी। इन्होंने कब की थी? 2003 में अपनी रिपोर्ट दी थी। 211 जिस नवीनतम कमेटी ने कर सुधारों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उसे नाम से जाना जाता है। टैक्स के ऊपर जब भी रिपोर्ट की बात होगी तो ये केलकर समिति है, सीधा सीधा है, बात ही खत्म। करों के ऊपर, कर सुधार के ऊपर किसने बात की है? केलकर समिति ने की है। मैं कहता रहा हूं जो भी है ना, सारा का सारा एक जो आपको लिस्ट दे रखी है उस लिस्ट के अंदर सारी बातें दे रखी है, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलैया समिति ये किस चीज से रिलेटेड है आपको पढ़ना पड़ेगा, नरसिम्हन समिति किससे है, वागुल समिति किससे, तो वो पूरी लिस्ट आपको याद होनी चाहिए। पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने पूरा का पूरा डिस्कस किया हुआ है, अब वो लोग वीडियो देख लेना। मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और इस पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से आराम से देख के खुद से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। जूम कर दोगे थोड़ा सा, देखते हैं होगा तो फायदा तो कर देते हैं। नहीं यार, ज्यादा इधर उधर हो जाएगा, यही ठीक है। क्वेश्चन नंबर 212 केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को गैर योजना अनुदान निम्नलिखित की अनुशंसा पर दिया जाता है। गैर योजना यानी नॉन प्लान। हमने अभी पढ़ा था कि जो हमारी योजना आयोग है वो क्या करती है? प्लान को करती है, और जो वित्त आयोग है वो नॉन प्लान को करती है। जस्ट अभी ऊपर एक्सप्लेनेशन में पढ़ा था। तो गैर योजना नॉन प्लान कौन करेगा? वित्त आयोग करेगी। भारतीय रिजर्व बैंक नहीं करेगी, वित्त मंत्रालय नहीं करेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं करेगा। कौन करेगा? वित्त आयोग। एक्सप्लेन करते हैं जरा इसको। संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात अथवा आवश्यकता पड़ने पर उसके पूर्व भी एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, जिसके कार्य निम्नलिखित होंगे। पहली बात तो राजस्व का वितरण, केंद्र और राज्यों के बीच विभाजनीय करों से प्राप्त शुद्ध राजस्व का वितरण, इनसे विभिन्न राज्यों के हिस्से पर सिफारिश देना। सेकंड, भारत की संचित निधि से राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान संबंधी सिद्धांत को सुलझाना, यानी कि जो भी दिक्कत आ रही है उस चीज को सुलझाना। और तीसरा, सुदृढ़ वित्त के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य मामले पर अपनी संस्तुति देना, यानी कि अगर राष्ट्रपति ने कोई मामला आपके हाथ में दिया है तो उसके ऊपर भी आप सिफारिश दे सकते हैं, ये भी काम होता है। क्वेश्चन नंबर 213 वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार कौन सा एक कर केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के साथ नहीं बांटती है? वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार कौन सा ऐसा टैक्स है जो केंद्र सरकार सिर्फ यूपी की सरकार के साथ नहीं बांटती है? आयकर, उत्पादन कर, तटकर या कृषि कर। तो तटकर है जो नहीं बांटती है। तटकर को यूपी के साथ नहीं बांटा जाता है। वित्त आयोग आयकर एवं उत्पाद कर से प्राप्त राजस्व के केंद्र एवं राज्यों के मध्य विवरण हेतु सिफारिश करता है। कृषि आयकर राज्यों की आधिकारिकता से संबंधित है, अतः वित्त आयोग का संबंध कृषि आयकर से नहीं है। वित्त आयोग जो है वो कृषि से कोई लेना देना नहीं रखता है। 2000 की बात हो रही है। प्रश्नकाल में तटकर से प्राप्त राशि केंद्र सरकार के अधीन होती थी, जिसका वितरण राज्यों के मध्य नहीं होता था। वर्तमान में सभी केंद्रीय करों एवं शुल्कों को से प्राप्त राशि को राज्यों में बांटा जाता है, और किस हिसाब से बांटा जाएगा उसकी परसेंटेज कौन फिक्स करता है? सिफारिश कौन करता है? वित्त आयोग करता है, ठीक है। वर्तमान में सबको बांटा जाता है, 2000 के टाइम पर नहीं बांटा जाता था। क्वेश्चन नंबर 214 10वें वित्त आयोग के अनुसार वितरण योग्य संसाधन में से राज्यों को वितरण हेतु प्राप्त होगा। 10वें वित्त आयोग के अनुसार वितरण योग्य संसाधन यानी जितना भी पैसा है उसमें से राज्यों को कितना हिस्सा मिलेगा? 29%। कि जितना भी है उसका 29% किसको मिलेगा? राज्यों को। 42 नहीं है, 47.5 नहीं, 25 नहीं, 29% करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए जरा पढ़ते हैं इसके बारे में। 10वें वित्त आयोग द्वारा प्रदत्त संस्तुति यानी सिफारिशों के अनुसार केंद्र के कुल राजस्व का 29% भाग यथोचित संवैधानिक
संशोधन के द्वारा राज्यों को उनके हिस्से के रूप में वितरित किया जाना चाहिए। 14वें वित्त आयोग में केंद्र की निवल कर प्राप्ति से 42% राज्यों को आवंटित करने की सिफारिश की गई, लेकिन 15 में दो रिपोर्टें आई, 2021 वाली और 2021 से 26 वाली। इसमें कहा भैया 41% जो है आप राज्यों को बांटोगे, उसके ऊपर हमने सिफारिश की, और 1% जो बच रहा है, क्योंकि यह 42% है ना, ये किसको मिलेगा? J&K, जम्मू एंड कश्मीर, और हमारा कहते हैं लद्दाख वगैरह के इलाके को। ठीक है, इन्होंने ये बात कही है कि लद्दाख वगैरह को भी मिलना चाहिए, तो 1% इन्होंने लद्दाख वगैरह के लिए कही है। क्वेश्चन नंबर 215, 11वें वित्त आयोग की ने अनुशंसा की कि संघ द्वारा एकत्रित करों की धनराशि में राज्यों का वितरण योग्य अंश होगा। अभी हमने 10वें का पढ़ा, अभी 11वें का, कि भैया 11वें में कितने परसेंट बोला गया? 25.5%, 27.5%, 29% या 29.5%। तो 10वें में 29% था, 11वें में 29.5% बोला गया है। जुलाई 1998 में प्रोफेसर A.N. खुसरो की अध्यक्षता में गठित 11वें वित्त आयोग में ने संघीय सूची में उल्लेखित सभी करों और शुल्कों की निवल प्राप्ति की कुल 29.5% राशि को राज्यों को आवंटित करने की सिफारिश की थी। किंतु यदि कोई राज्य चीनी, वस्त्र, तंबाकू पर बिक्री कर लगाता है तो तथा उसकी वसूली करता है तो उसे 1.5 हिस्सा प्राप्त नहीं होगा। ऐसी दशा में संबंधित राज्य का निवल हस्तांतरण केवल 28% होगा। ठीक है, तो क्या बोला था इन्होंने कि वैसे 29.5 है, लेकिन अगर कोई तंबाकू, वस्त्र और चीनी, इन 3 उद्योगों की बात करता है तो भैया उनको हम 1.5% नहीं देंगे, उनको सिर्फ 28% मिलेगा। 216, क्वेश्चन नंबर 216 की बात करते हैं। 12वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार केंद्रीय सरकार को बांटे जाने वाले करों में राज्यों का प्रतिशत कितना होगा? सेम लिस्ट वाली बात आ जाती है कि आपको ये पूरी लिस्ट याद होनी चाहिए। एटलीस्ट कम से कम, अभी हमारा 15वां चल रहा है, तो कम से कम आप लोग 9वें वित्त आयोग से लेकर 15वें वित्त आयोग तक की तो पूरी लिस्ट याद कर ले। कब गठित हुआ, कौन अध्यक्ष थे, किस चीज के ऊपर बात हुई, कितना करों का हिस्सा दिया जा रहा है, सारी चीजें। ठीक है, तो 12वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार केंद्रीय सरकार को बांटे जाने वाले करों में राज्यों का हिस्सा कितना था? 28.5%, 29.5%, 30.5% या 32.4%। तो हमारे 10वें वाले में कितना था? 10वें में 29% था, 11वें में 29.5 था, 12वें में 30.5। ठीक है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। डन। 12वें वित्त आयोग में के अध्यक्ष डॉक्टर सी रंगराजन ने, ये हमने ऊपर पढ़ा भी था, 30 नवंबर 2004 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को सौंपी थी, जिसमें उन्होंने केंद्रीय करों और शुल्कों में राज्यों की हिस्सेदारी को 29.5% से बढ़ाकर के 30.5% करने की अनुशंसा की थी। अभी जो करंट है 14वें वित्त आयोग में क्या बोला था? 42%, लेकिन जो 15वां वित्त आयोग है वो क्या कह रहा है? 41% प्लस 1%। ये 1% जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख वगैरह के लिए, बाकी राज्यों के लिए 41%। तो ये आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 217, अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है। 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों, यहां तो डायरेक्ट देखो, यहां क्या होता है कि हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ रहे होते हैं, एक टाइप के क्वेश्चन एक लाइन से आ रहे होते हैं, तो आप लोग डायरेक्ट देख करके समझ जाते हो कि अच्छा ये होगा ये होगा। एग्जाम में क्या कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आता है, तो वहां कंफ्यूजन होती है, इसीलिए वहां के लिए टाइम तो देना पड़ेगा। तो अभी के लिए आपको 14 और 15 का याद होना चाहिए, क्योंकि आप देख ही रहे हो कि जो भी करंट है उसी की बात की जा रही थी। तो 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत राज्यों की भागीदारी केंद्रीय करों में न्यूनतम कितना प्रतिशत होगी? क्वेश्चन 2009 का है, 13वें वित्त आयोग की बात की जा रही है, जो कम से कम तक थी 2010 से 2015 तक। 2009 का क्वेश्चन है, तो अभी आप लोगों के लिए 15वां और 14वां वित्त आयोग जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप वो याद करके रखें। ठीक है, 30.5%, 32%, 33.5% या कोई भी नहीं, तो 32% जो है वो करेक्ट आंसर है। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? विजय एल केलकर, यानी VL केलकर। इनकी समिति को क्या कहा गया था? करो वाला भी कहा गया था ना इनको। ठीक है, केलकर टास्क फोर्स ने केंद्रीय करों में राज्यों की भागीदारी में न्यूनतम 32% करने की अनुशंसा की थी कि कम से कम 32% तो होना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 218,
13वें वित्त आयोग द्वारा केंद्रीय कर राजस्व को राज्यों में कितने प्रतिशत बांटने हेतु संस्तुति या सिफारिश की गई थी। डायरेक्ट क्वेश्चन है, 2009 का है। उसी क्वेश्चन का एक बस लैंग्वेज चेंज कर दी, वहां संस्तुति बोली गई है, उन्होंने कहा कि कितना प्रतिशत था। क्वेश्चन यहां पर क्या कह रहा था, जस्ट देखो कि संस्तुतियों के अंतर्गत कितना प्रतिशत भागीदारी थी, और यहां पर बोला है कि कितना प्रतिशत बांटने को कहा गया था। सेम क्वेश्चन है, 32% आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 219, 13वें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तावित है कि केंद्र एवं राज्यों को संयुक्त ऋण सकल घरेलू उत्पाद अनुपात वर्ष 2014-15 तक होना चाहिए। अब 13वें वित्त आयोग ने ये एक अलग क्वेश्चन आ गया, यहां पर ये बोला हुआ है कि भैया ऋण का और सकल घरेलू उत्पाद का, यानी आपका जो टोटल लोन अमाउंट और जो आपकी जीडीपी है उसके बीच का जो अनुपात है वो कितने प्रतिशत रहना चाहिए। 76, 70%, 68% या 66%। 2009-2008 दोनों में आया है तो 68% करेक्ट आंसर है, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2014-15 तक ऋण सकल घरेलू उत्पाद यानी डेबिट और जीडीपी का जो रेशियो है वो 68% होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 220 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस एक को भारत के 13वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में सृजित आयों को राज्यों के मध्य बंटवारे की संस्तुति करते समय सबसे अधिक भार दिया, यानी सबसे ज्यादा किसके हिसाब से बोला कि भाई आप बांटो, आप जो बांट रहे हो राज्यों को, अलग अलग राज्यों को जो बांट रहे हो तो किस हिसाब से बांट रहे हो, क्षेत्रफल, वित्तीय अनुशासन, जनसंख्या या वित्तीय क्षमता अंतराल, यानी कि कितने टाइम तक वो अपने फाइनेंस को संभाल सकते हैं या कितने अच्छे से फाइनेंस को संभाल सकते हैं। तो सर्वाधिक भार दिया गया था वित्तीय क्षमता अंतराल को, यानी कि वो कितने टाइम तक अपने फाइनेंस को संभाल सकते हैं, कितना टाइम वो ले सकते हैं। तो यहां पर बोला गया 13वें वित्त आयोग द्वारा केंद्रीय करों को सृजित आय के राज्यों के मध्य बंटवारे के मापदंड में उनका भारांश कुछ इस तरीके से था। क्या बोला हुआ है, जनसंख्या के आधार पर 25%, 17.5 या 15.0%। 2011 की जनसंख्या के हिसाब से बात हो रही है। जनसंख्या की परिवर्तनी के हिसाब से यहां कोई वेटेज नहीं दी गई, यहां 10%, यहां 12.5%। आय अंतराल के हिसाब से 47.5%, 50% या 45%। तो आप ये कह सकते हैं कि चाहे मैं बात 13वें की करूं, चाहे 14वें की, चाहे 15वें की, वित्तीय क्षमता अंतराल या आय अंतराल को ही सबसे ज्यादा वेटेज मिलती है बंटवारा करते वक्त। सबसे कम मिलती है, ये अलग अलग दे रखा है, वैसे तो सबसे कम की बात करें तो जैसे 2014 में सबसे कम मिला है वनाच्छादन को, यानी कि कितना एरिया वनों के अंदर आता है, जबकि 15वें के अंदर कर एवं राजकोषीय प्रयास को सबसे कम मिला हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए अलग अलग का अलग अलग, लेकिन सबसे ज्यादा की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो है वो दिया गया है किसको, आय अंतराल को। आय अंतराल के बाद सेकंड नंबर पे दी गई है वेटेज जनसंख्या को, और तीसरे पे दिया गया है क्षेत्रफल को। ठीक है, लेकिन ये राज्यों के हिसाब से अलग अलग है। 13वें में तीसरा नंबर पर ये नहीं आएगा, वित्तीय अनुशासन आएगा। तो इस तरीके से है आपका अलग अलग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 221, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 15वें वित्त आयोग के संबंध में सही नहीं है। ए, भारत सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को किया गया, यह बिल्कुल करेक्ट है। श्री एन.के. सिंह इसके अध्यक्ष, अभी ऊपर पढ़ा था, बिल्कुल करेक्ट है। आयोग की अनुशंसाएं 2020 से 25 के 5 वर्षों की अधिक की अवधि के लिए होंगी, ये बात गलत है। वर्षों की अवधि के लिए होंगी नहीं, ये इसने 2020 से 21 के लिए निकाला था एक, और 21 से 26 के लिए निकाला, तो ये बात तो गलत हो गया। आयोग को अक्टूबर 2020 तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है, ये बात सही है। 2019 का क्वेश्चन है, और अभी आपके लिए यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे ही क्वेश्चन है कि डायरेक्ट आते हैं। तो 15वें वित्त आयोग को राष्ट्रपति महोदय द्वारा अनुच्छेद 280 के एक भाग 1 के अंतर्गत 27 नवंबर 2017 को श्री एन.के. सिंह की अध्यक्षता में गठित किया गया। पहला और दूसरा तो यहीं से करेक्ट हो गया। आयोग द्वारा 1 अप्रैल 2020 से अगले 5 वर्षों के लिए सिफारिश देनी है, अर्थात आयोग की सिफारिशों वर्ष 2020 से 25 के लिए होंगी। आयोग ने 20 नवंबर 2019 तक अपनी संस्तुतियां देने की अपेक्षा की गई थी, यानी आयोग से बोला गया था कि 20 नवंबर तक दे देगी, परंतु 29 नवंबर 2019 को राष्ट्रपति महोदय द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट करने की तिथि को 30 अक्टूबर 2020 कर दिया गया। तो यानी कि हमारा डी वाला भी सही हो गया। अधिसूचना वित्त मंत्रालय
नई दिल्ली 29 नवंबर 2019 के अंदर ये बात लिखी गई है। अतः ठीक है, अतः आयोग द्वारा दिया गया उत्तर विकल्प डी है, जो कि गलत होगा, जबकि इसका सही उत्तर क्या होगा, सी होगा। यानी कि जब हमने सवाल किया था, यानी कि जब ये क्वेश्चन आया था 2019 में, तो इसका आंसर डी बोला गया था, लेकिन बात यह है कि इसकी डेट को ट्रांसफर कर दिया गया था 29 नवंबर से 30 अक्टूबर तक। ये रियल बात है कि ट्रांसफर कर दिया गया था। तो आयोग ने बोला था कि इसका क्वेश्चन क्या आंसर क्या होगा, डी होगा, लेकिन ये नहीं होगा, सी होगा, क्योंकि ये 20 से 25 तक के लिए नहीं है, वो 21 से 26 के लिए होंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 222, 14वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है या कौन से सही है। पहला, इनके केंद्रीय विभाजन मूल्य में राज्यों को मिलने वाला हिस्सा 32% से बढ़ाकर 42% किया गया था। बिल्कुल करेक्ट है, इसमें 42 किया गया था, तभी तो 15वें वाले में 41 किया गया है। इसने विशेष तौर पर सेक्टरों से जुड़े सेक्टर स्पेसिफिक अनुदानों से संबंधित सिफारिश की थी। नहीं, ये बात गलत है, तो सिर्फ एक ही सही है, एक करेक्ट आंसर होगा। क्या बोला हुआ है, 14वें वित्त आयोग का गठन 2 फरवरी 2013 को पूर्व आरबीआई गवर्नर डॉक्टर वाई रेड्डी की अध्यक्षता में हुआ। वित्त आयोग ने अपनी सिफारिशों में केंद्रीय विभाजन पूल में राज्यों को मिलने वाला हिस्सा 32 से बढ़ाकर 42% कर दिया है। 14वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सेक्टरों से जुड़े अनुदानों से संबंधित सिफारिश नहीं की है। 15वें वित्त आयोग ने केंद्रीय विभाजन पूल में से राज्यों को मिलने वाले हिस्से को 42% से 41% कर दिया। 15वें क्या किया है, 42 से घटा करके 41 पे पहुंचा दिया है। ठीक है, और मैंने बताया ना 1% किसके लिए रखा गया है, J&K और लद्दाख के लिए। ठीक है, तो वो आपको याद रखना है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 223 पे। 14वें वित्त आयोग के अनुसार शुद्ध केंद्रीय कर राज्यों आय में राज्यों को आवंटित होने वाले मात्रा प्रतिशत क्या थी। 14वें वित्त आयोग में कितने प्रतिशत बोला गया था, अभी हमने पढ़ा है 42%, जस्ट ऊपर पढ़ा है, मैं सवाल को पढ़ूंगा ही नहीं अगर मैंने पढ़ा हुआ है तो। 14वें वित्त आयोग के अनुसार शुद्ध केंद्रीय कर आय में राज्यों को आवंटित होने वाले की मात्रा कितनी है, 42% है। 2016 का क्वेश्चन है, डी करेक्ट आंसर है। 2 जनवरी 2013 को डॉक्टर वाई रेड्डी की अध्यक्षता में गठित 14वें वित्त आयोग ने केंद्र की विभाजनीय कर प्राप्ति में से 42% राज्यों को आवंटित करने की सिफारिश की थी। 31वें में ये कितनी थी, 32% थी। तो हमने अभी 10वें 11वें 12वें का तो कर ही लिया है। 12वें वाले में कितनी थी, 30.5% थी, उससे पहले 29.5% थी, उससे पहले 29 थी। ये तो इतने तो ऐसे ही याद हो गए हमें। निर्धारित किया है 14वें वित्त आयोग की सिफारिश 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2020 तक के लिए प्रभावी है इसलिए बोला है क्योंकि 2016 का क्वेश्चन है, अभी के हिसाब से थी बोलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 224, 14वें वित्त आयोग के अनुसार विभाजन योग्य केंद्रीय राजस्व करों में राज्यों के प्रतिशत कितना है। 14वें का पूछा हुआ है, सेम 42% होगा, तो डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। 2020 का क्वेश्चन है, डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। 32% था किसके लिए, 13वें के लिए। ठीक है, 41% किसके लिए, 15वें के लिए 41%। ठीक है, 225, 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2009-10 तक केंद्र और राज्यों में राजस्व घाटा होना चाहिए, यानी कितने परसेंट का राजस्व घाटा होना चाहिए। तो बोला तो उन्होंने ये था कि भाई 0 हो जाए राजस्व घाटा तो अच्छी बात है, 2008 की बात है। 12वें वित्त आयोग ने ये कहा था कि 0 हो जाए तो अच्छी बात है। 12वें वित्त आयोग में हमारा जो होता वो कितना था, 29.5% था। ठीक है, ये भी याद रखना, जो करों को बांटा गया था। और क्या बोला, राजस्व घाटे की अगर हम बात करें तो क्या बोला गया, 0 हो जाए। तो 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, और 12वें के कौन थे, सी रंगराजन, वर्ष 2009 से 10 तक केंद्र और राज्यों का राजस्व घाटा 0 होना चाहिए। 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों की कार्यावधि 2005 से 2010 तक की थी। क्वेश्चन नंबर 226, अप्रवासी सत्वों द्वारा दी जा रही ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं पर भारत द्वारा 6% समकरण कर लगाए जाने के निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है या नहीं है, जो बताना है। कौन कौन से सही है ये बताया गया है। यह आयकर अधिनियम के भाग के रूप में लागू किया गया है, गलत बात है, बिल्कुल नहीं। यह आयकर अधिनियम के भाग के रूप में बिल्कुल लागू नहीं किया गया है।
भारत में विज्ञापन सेवाएं देने वाले अप्रवासी सत्व अपने गृह देश में दोहरे कराधान से बचाव समझौते के अंतर्गत टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, नहीं, ये भी गलत है, दोनों ही बातें गलत है। तो डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। जरा पढ़ते इसके बारे में। वर्ष 2016 में डिजिटल अर्थव्यवस्था पर लेवी प्रस्तावित करने वाला भारत विश्व का पहला देश है। इस प्रस्ताव के तहत सरकार ने अनिवासी संस्थाओं द्वारा देश में दी जा रही ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं पर 60% समकरण कर यानी इक्वलाइजेशन टैक्स लगाए जाने का निर्णय लिया है। हालांकि यह आयकर अधिनियम के भाग के रूप में लागू नहीं किया गया है, लेकिन वित्त विधेयक के तहत एक अलग कानून के रूप में लागू किया गया है, जिससे भारत में विज्ञापन देने वाली सेवाएं अप्रवासी संस्थाएं अपने गृह देश में दोहरे कराधान के बचाव समझौते के अंतर्गत टैक्स क्रेडिट का दावा ना कर सके। इसलिए किया गया, तो दोनों ही गलत हो गए ना। वो कह रहा है कि कर सके। उपरोक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि दोनों ही कथन सत्य नहीं है, इसीलिए डी करेक्ट ऑप्शन होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 227, निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसा या अनुशंसाएं 13वें वित्त आयोग की सुस्पष्ट विशिष्टता या विशिष्टताएं हैं? 13वें वित्त आयोग की खासियत क्या क्या है? पहला, वस्तुओं और सेवाओं पर कर लगाए जाने का अभिकल्प तथा इस प्रस्तावित अभिकल्प के संपालन से संबंध क्षतिपूर्ति पैकेज। बेसिकली वस्तुओं और सेवाओं पर जो टैक्स लगाया जाएगा उसके बारे में बात कही गई, और से जो बारे में बात करने से जो नुकसान होता है आगे जाकर के, तो उसके ऊपर भी बात की गई कि अगर कोई संबंधित क्षतिपूर्ति होती है तो उसके ऊपर पैकेज दिया जाएगा। ये बात करेक्ट बोला गया था। भारत में जननांकीय लाभांश के रूप में अगले 10 वर्षों में लाखों नौकरियां से सृजन करने की योजना है? नहीं, वित्त आयोग का यह काम होता ही नहीं है। थर्ड, केंद्रीय करों से एक निश्चित अंश को स्थानीय निकायों के अनुदान के रूप में हस्तांतरण। बिल्कुल, ये तो काम ही है इसका, तो ये बिल्कुल खास बात है। तो पहला और तीसरा सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। 13वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं में वस्तुओं और सेवाओं पर कर लगाए जाने का अभिकल्प तथा इस प्रस्तावित अभिकल्प के संपालन से संबद्ध क्षतिपूर्ति पैकेज तथा केंद्रीय करों से एक निश्चित अंश का स्थानीय निकायों के अनुदान के रूप में हस्तांतरण तो शामिल है, जबकि भारत के जननांकीय लाभांश के अनुरूप अगले 10 वर्षों में लाखों नौकरियों का सृजन करना इसका कोई भाग नहीं है। कर ही नहीं सकते ना, अब लाखों नौकरियां कहां से भारत में ले आओगे? जबरदस्ती की बात है, तुरंत 10 सालों में तो था ही नहीं, वो इसके अंदर था ही नहीं, वित्त आयोग के अंदर ये काम था ही नहीं। ठीक है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर था वहां पे। क्वेश्चन नंबर 228, सूची 1 और 2 में सम्मिलित कीजिए, यानी मिलान करना है और सही से बताना है कि कौन सा होगा। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों के शेयर में विनिवेश, औद्योगिक रुग्णता, कर सुधार और बीमा क्षेत्र के सुधार। ओके, ठीक है, तो कर सुधार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में शेयरों का विनिवेश, ये तो सी रंगराजन की समिति थी, ये तो क्लियरली कर सुधार के बाद चलैया समिति ने भी बात की थी। दो तो मुझे याद है, तो देख लो इसके ऊपर है कोई ऑप्शन? ए का 4 और सी का 1। ए का 4 यहां पर है, पर सी का 1 नहीं है। ए का 4, सी का 1, बी करेक्ट है, बी सही है। ठीक है, तो इसके हिसाब से बी का 2 है। औद्योगिक रुग्णता कौन है? ओमकार गोस्वामी। और बीमा कर सुधार कौन है? डॉक्टर RN मल्होत्रा। तो ये हमारी अध्यक्षता है, किन किन की अध्यक्षता में किन किन चीजों के ऊपर सुधार किया गया था। तो ए का हो गया 4, बी का हो गया 2, सी का हो गया 1 और डी का हो गया 3। 4 2 1 3। ठीक है, ये हमारे मैचिंग हो गई। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में शेयर के विनिवेश पर वर्ष 1992 में डॉक्टर सी रंगराजन की अध्यक्षता में पहली समिति गठित की गई। वर्ष 1993 में औद्योगिक गुणवत्ता पर पुनर्विचार के लिए ओमकार समिति की अध्यक्षता में एक समिति, ओमकार गोस्वामी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। 1991 में कर सुधार हेतु
एक समिति बनाई गई जिसके अध्यक्ष कौन थे? जे चलैया, राजा जे चलैया। और बीमा सुधार के लिए डॉक्टर आर एन मल्होत्रा की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 229, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और फिर बताना होगा कौन सा सही है या नहीं है। ठीक है। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता संघीय वित्त मंत्री करते हैं और केंद्र के राजस्व या वित्त के प्रभारी राज्य मंत्री इसका एक सदस्य है। ये बात तो सही है ना कि हाँ, इसकी अध्यक्षता जो है वो संघीय वित्त मंत्री करते हैं, यानी कि सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं, और राज्य के जो मंत्री होते हैं, जो वित्त के प्रभारी होते हैं, यानी स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स वगैरह जो होते हैं, वो इसका पार्ट होते हैं। ठीक है। जीएसटी परिषद कर दर से छूट वाली वस्तुओं के बारे में निर्णय करेगी और नई कर नीति की दहली निर्धारण भी करेगी, यानी कितने परसेंट होना चाहिए ये भी यही निर्धारित करेगी। ये भी बिल्कुल सही है। राज्यों और सरकारों के पास वैट उगाही का विकल्प होगा यदि वे चाहें, यानी अगर सरकार चाहे, राज्य सरकार चाहे तो वैट लगा सकती है। नहीं, ये बात तो नहीं बोली गई है जीएसटी में, ये बात तो नहीं है। तो पहला और दूसरा दोनों करेक्ट है, तो इस हिसाब से डी करेक्ट ऑप्शन है। क्या बोला गया है? 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान के अनुच्छेद 279A जोड़कर वस्तु एवं सेवा कर परिषद का गठन प्रावधान किया गया। इसकी अध्यक्षता संघीय वित्त मंत्री करते हैं, यानी कि सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं, और केंद्र के राजस्व या वित्त के प्रभारी राज्य मंत्री, यानी जो भी फाइनेंस वगैरह को देखते हैं या रेवेन्यू को देखते हैं, वो इसके सदस्य होते हैं। जीएसटी परिषद कर दर में छूट वाली वस्तुओं के बारे में निर्णय करेगी और नई कर नीति की दहेली भी निर्धारण करेगी। जीएसटी लागू होने के पश्चात राज्य सरकारों के पास वैट उगाही का विकल्प नहीं होगा, और उन्होंने कहा होगा, तो इसीलिए थर्ड वाला गलत था। क्वेश्चन नंबर 230, भारत में हाल में हुए कर सुधार जिस कमेटी की सिफारिशों पर आधारित है उनकी बात करो। कर सुधार की बात हमने ऊपर अभी तो मैच किया था कि कर सुधार के ऊपर किसने बात की थी? आरजे चलैया ने। हमने जस्ट ऊपर अभी पढ़ा था कि आरजे चलैया ने 1991 में क्या किया था? एक मीटिंग का गठन किया गया था उनकी अध्यक्षता में। कर सुधार समिति आरजे चलैया कमेटी ने कर सुधारकों की व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत की थी, जिस पर वर्ष 1991 के बाद राजकोषीय सुधार आधारित थे, जितने भी राजकोषीय फिस्कल सुधार किए गए। क्वेश्चन नंबर 231, 1994 क्वेश्चन है। ठीक है। चलैया समिति संबंधित थी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर आ गया भाई, इसी से संबंधित है। बैंकिंग प्रणाली से नहीं, आयात निर्यात से नहीं, इनमें से कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कर से संबंधित थी, तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ये करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 232, किस समिति ने 88 धारा 88 के अंतर्गत मिलने वाली कर की राहत को खत्म करने की सिफारिश की थी? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इससे पहले भी ये आ चुका है, और हमने कहा था इसके लिए थी केलकर टास्क फोर्स। केलकर टास्क फोर्स ने किया था, तो केलकर समिति हो गया। सॉरी, डी करेक्ट आंसर है। भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 के अंतर्गत मिलने वाली कर राहत को समाप्ति करने की सिफारिश विजय केलकर समिति ने की थी। चलिए अगला पढ़ते हैं। 233, ठीक है। सूची 1 और 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे को मिलान करना है, बेसिकली मिलान करना है। उद्योग मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय। ओके, ठीक। करेंसी और तथा वित्त संबंधी रिपोर्ट, आर्थिक समीक्षा संगठन। ओके, ठीक, चलो मान लेते हैं। थोक मूल्य सूचकांक, ओके, वित्त मंत्र और राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी। देखो ऐसा है, सांख्यिकी तो वैसे ही मैच हो जाना चाहिए, तो बी का तो 4 हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आरबीआई का काम होता है करेंसी के बारे में बात कर, देश में करेंसी को लेकर के तो एक ही है आरबीआई, तो ये इसके अंदर आ गया। वित्त मंत्रालय जो है हमारा, फाइनेंस मिनिस्ट्री, वो आर्थिक समीक्षा यानी इकोनॉमिक सर्वे देता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। इकोनॉमिक सर्वे वित्त मंत्रालय देता है, तो उद्योग मंत्रालय के पास एक ही काम बच गया, थोक मूल्य सूचकांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स।
तो बी का मैंने लगाया 4, सी का 1, डी का 2, ए का 3, ए का 3, ए का 3 दो जगह पे है, बी का 4, बी का 4 भी दो जगह का है, सी का 1, सी का 1 ये है करेक्ट, बी करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय राष्ट्रीय आय के आकलन एवं उसके उपयोग से संबंध में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी का प्रकाशन करता है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी का करता है प्रकाशन। रिजर्व बैंक करेंसी और वित्त संबंधी रिपोर्ट देता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री आर्थिक समीक्षा, ये आर्थिक होना चाहिए, समीक्षा यानी इकोनॉमिक सर्वे का प्रकाशन करता है। और उद्योग मंत्रालय थोक मूल्य सूचकांक यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स का प्रकाशन करता है। 234 क्वेश्चन नंबर 234, 11वीं योजना के दौरान शिशु मृत्यु दर को कम करने का लक्ष्य था, यानी 11वीं योजना जो आई थी हमारी भारत की पंचवर्षीय योजना, उसके अंदर क्या बोला गया था कि कितना होना चाहिए हमारा, तो उन्होंने बोला था 27,000 में से 27, 28, 29 या 30, 2017 का क्वेश्चन है, तो उस टाइम पे बोला गया था 28 प्रति 1000 लाइव बर्थ, यानी 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं अगर, तो उनमें से 28 बच्चों से ज्यादा की मृत्यु ना हो। 11वीं योजना के दौरान शिशु मृत्यु दर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करने के 28 प्रति 1000 जीवित जन्मों करने का लक्ष्य रखा गया था। 12वीं योजना के IMR का लक्ष्य 25 प्रति 1000 जीवित जन्म है, यानी कि कितना हो गया था, 25 हो गया था। पहले 28 किया गया था 11वें के लिए, 12वें में ये 25 पे आ गई थी। शिशु मृत्यु दर तो जितनी कम होगी भारत के लिए उतना अच्छा है ना, किसी भी देश के लिए उतना ही अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 235, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सक्षम परियोजना संबंधित है, यानी किस चीज से, ये जो सक्षम परियोजना है किस चीज से संबंधित है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कौशल के विकास से नहीं, प्रभावी आपदा प्रबंधन हेतु से सैन्य इकाई से नहीं, नवीन अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क से बिल्कुल सही, सक्षम अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क से है। दिव्यांग युवाओं के आत्मविश्वास के लिए भी ये नहीं है, अप्रत्यक्ष कर से है सक्षम हमारा। देख रहे हो, सक्षम नाम दिया इसीलिए दिव्यांग वाला ऑप्शन दिया जानबूझ के ताकि बच्चे फंसे। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सक्षम परियोजना नवीन अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क से संबंधित है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने इस परियोजना को 28 सितंबर 2016 को अपनी स्वीकृति दी थी। परियोजनाओं की अवधि 7 वर्ष है। यह परियोजना वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन के सहायक होगी। साथ ही यह योजना कस्टम विभाग के व्यापार के सुगमीकरण हेतु सिंगल विंडो इंटरफेस को प्रस्तावित भी करेगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 236, स्टार्टअप की विशेष आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है, यानी स्टार्टअप के लिए जो मेन चीजें चाहिए उसके लिए कौन करता है। दूत निवेशकों के माध्यम से, जोखिम युक्त पूंजी से, भीड़ उत्पोषण के माध्यम से, या किस तरीके से। तो स्टार्टअप के लिए जो मेन है उनके लिए सारी चीजें जरूरी होती है। डी करेक्ट ऑप्शन है, 2017 का क्वेश्चन है। स्टार्टअप की विशेष आवश्यकताओं को दूत निवेश के यानी कि एंजल इन्वेस्टर्स, जोखिम युक्त पूंजी यानी वेंचर कैपिटल तथा भीड़ वित्त पोषण यानी क्राउड फंडिंग के माध्यम से पूरा किया जाता है। इसे वित्त पोषण फाइनेंसिंग के क्षेत्र में नई पीढ़ी की स्रोत का दर्जा दिया गया है। तो ये कहा जाता है कि नया पीढ़ी जो आएगी उसके लिए काफी फायदेमंद होगी। क्वेश्चन नंबर 237, धनी होते जा रहे और निर्धन अधिक निर्धन, यह जानने के लिए किस बात की तुलना करना आवश्यक है, यानी कैसे पता चलेगा आपको इसके बारे में। विविध क्षेत्रों में विविध अवधियों में थोक मूल्य सूचकांक। ओके, विविध अवधियों के समरूप वर्ग में आदाताओं की आय के वितरण की, अच्छा यानी जो आय मिल रही है उसके वितरण की कैसी चल रही है। विविध अवधियों में विविध वर्गों में आय अदाताओं की आय के वितरण की, ये समरूप वर्ग बोला हुआ, ये विविध वर्ग बोला गया है। ओके, और विविध अवधियों में धनी और निर्धन दोनों वर्गों के व्यक्तियों के खाद्यान्नों की उपलब्धता की। तो नहीं, अगर आपको यह जानना है तो इसके लिए आपको विभिन्न वर्गों में जो आय अदाता हैं उनके वितरण के बारे में जानना पड़ेगा। सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यदि विविध अवधियों में भिन्न भिन्न आय वर्गों के व्यक्तियों की आय की
विषमता में क्रमशः वृद्धि की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। अब बेसिकली बात ये बोल रहा है, मिडिल क्लास है, हायर क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, या गरीब लोग है, पुअर क्लास है हमारी, पॉवर्टी वाली, बिलो एवरेज है, इन सबके अंदर जो आय का जो वितरण है उनको जब आप जज करोगे तब आपको पता चलेगा कि इसके बारे में। ठीक है, तो जो हमें यह बताते हैं कि क्रमशः वृद्धि को प्रवृत्ति परिलक्षित करती है, जो विषमता में इस वृद्धि को इंगित करता है कि धनी अधिक निर्धन और धनी और निर्धन अधिक निर्धन होते जा रहे हैं, यानी हायर क्लास की इनकम लगातार बढ़ती जा रही है, जो कि लोअर क्लास की इनकम बढ़ भी रही है तो खर्चों की वजह से वो ज्यादा नहीं बढ़ पा रही है, वो घटती जा रही है उनके लिए। क्वेश्चन नंबर 238, व्यक्तियों को कर राहत के दृष्टिकोण से निम्न में से कौन अन्य से भिन्न है? चूज द ऑड वन आउट। ओके, राष्ट्रीय बचत पत्र, सार्वजनिक भविष्य निधि, इंदिरा विकास पत्र या फिर राष्ट्रीय बचत योजना। 1997 का क्वेश्चन है, एक ही बार आया, ज्यादा बार आया भी नहीं है। तो इसमें है इंदिरा विकास पत्र जो है वो सबसे ज्यादा राहत, व्यक्तियों के कर राहत के लिए सबसे ज्यादा ऑड वन आउट है। क्यों है जरा ये देखते हैं। व्यक्तियों को कर राहत की दृष्टि से राष्ट्रीय बचत पत्र, सार्वजनिक भविष्य निधि और राष्ट्रीय बचत योजनाएं एक समान है, जिनके अंतर्गत निवेश करने पर कर राहत प्राप्त होती है, किंतु इंदिरा विकास पत्र इन तीनों से भिन्न है क्योंकि इसके अंतर्गत निवेश पर कर राहत का कोई प्रावधान नहीं है, यानी इस पर टैक्स को आप नहीं बचा सकते। क्वेश्चन नंबर 239, निम्नांकित में से किस पर कोई आयकर छूट नहीं है, यानी इनमें से किस पर इनकम टैक्स की छूट नहीं मिलती? किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र, लोक भविष्य निधि या यूनाइटेड लिंक्ड इंश्योरेंस योजना। देखो इन तीनों का तो मुझे पता है, इन पे छूट मिलती है, यही बच गया, इसके ऊपर कोई आयकर की छूट नहीं है। किसान विकास पत्र पर कोई नहीं है। 2008 का क्वेश्चन है, किसान विकास पत्र में ब्याज से हुई आय पर टैक्स मौजूदा नियमों के मुताबिक देना होता है, जबकि अन्य पर निवेश के लिए एक निश्चित सीमा तक आयकर से छूट प्राप्त होती है। तो 3 में छूट प्राप्त होती है, एक ही में नहीं होती, दैट इज किसान। क्वेश्चन नंबर 240, निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त मंत्रालय का विभाग नहीं है, यानी इनमें से कौन सी जगह पर वित्त मंत्रालय बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाएगा? व्यय, राजस्व, बैंकिंग, आर्थिक मामला। आर्थिक मामला तो बिल्कुल ही है क्योंकि वित्त मंत्रालय आर्थिक रिपोर्ट निकालता है, तो उसमें व्यय और राजस्व की बात तो वो करेगा ही करेगा, रेवेन्यू और एक्सपेंस की। बैंकिंग आरबीआई का काम है, ये क्यों करेगी? ये वित्त मंत्रालय तो आरबीआई का हिस्सा है, तो ये अलग है। बैंकिंग विभाग वित्त मंत्रालय का विभाग नहीं है। वित्त मंत्रालय के 5 विभाग है, आर्थिक कार्य विभाग, व्यय विभाग, राजस्व विभाग, वित्तीय सेवा विभाग और विनिवेश विभाग। ये सारी चीजें हमारे, ठीक है। अब एक ऐसा क्वेश्चन जो कि हम लोगों के पास रहता है, हमारे जो पैन कार्ड है उससे रिलेटेड। पेन के आरंभ में 5 अंग्रेजी के अक्षर होते हैं, AFZPK 7190K। इसमें P दर्शाता है, ये जो P है ये क्या दर्शाता है? व्यक्तिगत, फर्म, अविभाजित हिंदू परिवार या व्यक्तियों का समूह। तो P होता है हमारा पर्सन या पर्सनल कह सकते हो आप, तो ये हो गया व्यक्तिगत को दिखाता है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। पैन कार्ड पर अंकित 10 संकेताक्षर 5 भागों में विभक्त होते हैं। प्रथम 5 अंग्रेजी अक्षरों में प्रथम 3 अक्षर वर्णानुक्रम श्रृंखला में होते हैं, जैसे AAA या ZZZ, ठीक है, AFZ इस तरीके से। चौथा अक्षर जो है कार्ड धारक की स्थिति दर्शाता है, इसमें शामिल है C फॉर कंपनी, P फॉर पर्सन, H फॉर HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, F का मतलब फर्म, A का मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन, T का मतलब ट्रस्ट, B का मतलब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, L का मतलब लोकल अथॉरिटी, J का मतलब आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन और G का मतलब गवर्नमेंट। नेक्स्ट टाइम जो आप लोग पैन कार्ड देखे तो इसको देखना। अतः प्रश्न में दिया गया P व्यक्तिगत यानी पर्सन को दर्शाता है। 5वां अक्षर कार्ड धारक के नाम का उपनाम यानी नेम या सरनेम को दर्शाता है, जैसे कि कुमार के लिए K, गुप्ता के लिए G। और अगले 4 अक्षर क्रमबद्ध अंकों की श्रृंखला होते हैं, जैसे 0001 to 9999। पैन कार्ड का अंतिम अक्षर वर्णाक्रम जांच डिजिट अल्फाबेटिक चेक डिजिट होती है। क्वेश्चन नंबर 242, आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड निम्न में से किस उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता? नहीं किया जा सकता। एड्रेस प्रूफ के तौर पर, आइडेंटिफिकेशन के तौर पर, पंजीकृत करदाता के प्रमाण के तौर पर कि आप रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैं, जन्मतिथि के तौर पर।
तो जन्म तिथि के तौर पे तो देते हैं, इसके हिसाब से नंबर भी ले लेते हैं तो आईडी प्रूफ भी चल जाता है। ये एड्रेस नहीं होता इस पे छपा हुआ, तो एड्रेस प्रूफ नहीं होगा ये। पैन कार्ड आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता पहचान पत्र होता है जिस पर व्यक्ति का नाम, जन्म तिथि और पैन नंबर अंकित होते हैं। इसे पता नहीं होता है, इसलिए इसको पते के लिए प्रमाणित नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 243, वर्ष 2001 में प्रधानमंत्री ने 5 वर्ष के उत्पाद शुल्क अवकाश की घोषणा की थी। क्यों की थी इन्होंने? 5 वर्षों तक कोई उत्पाद शुल्क नहीं लगेगा। 2002 का क्वेश्चन है ये। चक्रवात प्रवर्त तटीय आंध्र प्रदेश के उद्योगों के लिए, उत्तर पूर्व सीमांत राज्यों के उद्योगों के लिए, भूकंप से बर्बाद हुए कच्छ के जिले के उद्योगों के लिए, या हाल ही में गठित छत्तीसगढ़ या झारखंड के राज्य के उद्योगों के लिए। तो आपको याद होगा 2002 में कच्छ के तरफ बहुत, 2001 में काफी बड़ी भूकंप आई थी, काफी बड़ा भूकंप आया था, तो उसी के लिए किया गया था ये, भूकंप में बर्बाद हुए कच्छ के जिलों के उद्योग के लिए। तत्कालीन प्रधानमंत्री यानी उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री थे हमारे स्वर्गीय, मैं बोल सकता हूं स्वर्गीय क्या बोल क्या सकता हूं, है ही वो, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने भूकंप आपदा से दुष्प्रभावित कच्छ जिले के उद्योगों के लिए 5 वर्ष के लिए कर अवकाश की घोषणा की थी कि आपको उत्पादन शुल्क देने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 244, संघीय बजट 2000 ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए औद्योगिकरण को बढ़ावा देने हेतु कर अवकाश प्रदान किया। यानी संघीय बजट यानी हमारा जो सेंट्रल बजट था उसे पूर्वोत्तर क्षेत्र जो है हमारा ईस्ट का इलाका है, वहां पर कितने टाइम के लिए बोला गया कि कर अवकाश दे दो आप? 5 वर्ष, 7 वर्ष, 9 वर्ष या 10 वर्ष? 2001 का क्वेश्चन है, उस टाइम पे बोला गया था 10 वर्ष के लिए, कि 10 वर्ष के लिए ना टैक्स फ्री कर दो। तत्कालीन वित्त मंत्री यानी उस टाइम पे जो वित्त मंत्री थे हमारे यशवंत सिन्हा ने 1999-2000 का बजट प्रस्तुत करते हुए पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगिकरण को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए 10 वर्षों के लिए कर अवकाश की घोषणा की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 245 की बात करते हैं। पंचायतों ने राजस्व में निम्न स्रोतों पर ध्यान दीजिए। वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकाय अनुदान, केंद्रीय सहकारी बैंकों से अनुदान, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं हेतु आवंटन, नाबार्ड या राज्य वित्त आयोग द्वारा आवंटन। उपयुक्त में से पंचायत हेतु वित्तीयन के लिए सही विकल्प होगा, यानी पंचायत को जो फाइनेंस मिलता है वो कहां से मिलता है? तो देखो, एक नाबार्ड एक ऐसा इलाका है जो इसको किसी भी पंचायत को डायरेक्ट पैसा नहीं देता, बाकी ये देते हैं, ये देते हैं, ये देते हैं, ये देते हैं। नाबार्ड डायरेक्ट पंचायत को पैसा नहीं देता है, तो इसीलिए हमारा सही होगा 1235 ए में है, तो ए ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। 2007 का है ये, यूपीपीएससी का क्वेश्चन, पीसीएस का। पंचायतों की मुख्य 5 आय के स्रोत निम्नलिखित है। पहली बात, लोक सहयोग एवं धन सहायता, धन कर, फीस एवं आर्थिक दंड, अनुदान राज्य सरकार द्वारा प्रशासन हेतु, राज्य सरकार की योजनाएं हेतु, केंद्र सरकार की योजनाएं हेतु, जिला परिषद हेतु, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ये सारी चीजें हो गई। आर्थिक ऋण और स्वयं की आय, इन सब में लेकिन नाबार्ड जो है वो इसके अंदर नहीं आता है, तो इसलिए नाबार्ड को आप नहीं रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 246, निम्नलिखित करों में से कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है? बिक्री कर, ये तो केंद्र सरकार लगाती है। भू राजस्व कर, कोई मतलब ही नहीं बनता। उपयुक्त में से कोई नहीं हो ही नहीं सकता। स्थानीय मेलों पर कर, हाँ स्थानीय है ना, तो ग्राम पंचायत लगा सकती, सी करेक्ट है, ठीक है। बिक्री कर और भू राजस्व तो ये कौन लगाता है? राज्य लगाती है ना, केंद्र सरकार नहीं, राज्य लगाती है। सॉरी, मैं गलती से केंद्र सरकार बोल गया था। स्थानीय मेलों पर कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया एवं वसूला जाता है, बाकी ए और बी जो है उन दोनों पर ही राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 247, सरकार के निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए। कर दरों में कटौती करना, सरकारी व्यय को बढ़ाना, उत्पादों को समाप्त करना, ठीक है। आर्थिक मंदी के संदर्भ में उपयुक्त में से कौन से राजकोषीय उद्दीपन पैकेज का भाग माना या माने जाने जा सकते हैं? सकता है, माना जा सकता है या माने जा सकते हैं, बोला हुआ है कि क्या क्या करके आप राजकोषीय उद्दीपन यानी राजकोष को बढ़ाओगे। तो राजकोष को बढ़ाने के लिए कर पे तो हम लोग कर सकते हैं, कर की दर कम करेंगे तो लोग ज्यादा खर्चा करेंगे, सरकारी व्यय को बढ़ाएंगे ताकि लोगों के पास पैसा पहुंचे। अगर हम उत्पादनों को ही समाप्त कर देंगे
तो बिकेगा क्या सामान? तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये दो है, पहला और दूसरा करेक्ट है हमारा। ठीक, एक तो वैसे ही मंदी आ रही है, आप उत्पाद और खत्म कर दो। आर्थिक मंदी के संदर्भ में कर दरों में कटौती करना और सरकारी व्यय को बढ़ाना राजकोषीय उद्दीपन पैकेज का भाग माना जा सकता है, जबकि उत्पादों की समाप्ति नहीं, वो गलत हो जाएगा। भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण में वित्त का मुख्य स्रोत क्या है? ओके, जो हमारे इंडियन के हाईवे होते हैं, नेशनल रोड्स होते हैं, उसके लिए क्या है? उपकर, विदेशी सहायता, बाजार से ऋण उगाही, या फिर कर सरकार के संघ सरकार का बजट में अनुदान। 2000 का क्वेश्चन है। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण सबसे ज्यादा वो उपकर से कमाती है, सबसे ज्यादा वो उपकर से कमाती है। ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ये रहा ना उपकर, ये हमारा क्वेश्चन करेक्ट इक्वेशन है। ठीक है, इसका गठन संसदीय अधिनियम के द्वारा वर्ष 1988 में किया गया था। यह फरवरी 1995 से गठन 1988 में हुआ, चालू 1995 से काम किया है। इसके कार्यान्वयन के वित्त पोषण का प्रमुख स्रोत ईंधन उपकर है, यानी मेन उपकर से ही आता है इसका। क्वेश्चन 249, निम्नलिखित में कौन सा युग्म जो है सही मिला हुआ नहीं है? राशनिंग, राजवित्तीय नियंत्रण, नकद आरक्षण अनुपात, चयनात्मक उधार, अनुज्ञापन, व्यापार नियंत्रण, या फिर आयात कोटा भौतिक नियंत्रण। तो देखो इसमें से जो सही मिला हुआ है, जो बिल्कुल सही मिला हुआ है, वो तो ये है आयात कोटा भौतिक नियंत्रण। बाकी ये तीनों गलत है, तीनों ही सही नहीं है। 1993 का क्वेश्चन है, एक ही बार आया है। आयात कोटा के माध्यम से सरकार द्वारा किसी निश्चित समय अवधि यानी 1 वर्ष में आयातित वस्तुओं की मात्रा निश्चित कर दी जाती है। आयात कोटा में निश्चित मात्रा से अधिक आयात नहीं किया जा सकता, अतः आयात कोटा भौतिक नियंत्रण का एक प्रभावी उपाय है। क्वेश्चन नंबर 250, स्तंभ क को ख से मिलान कीजिए। मिलान है ओपन जनरल लाइसेंस, ट्राइसेम, थोक मूल्य सूचकांक, नकद रिजर्व अनुपात, कौन सा किससे होगा? ओके, तो मेरे ख्याल से नकद रिजर्व अनुपात तो नकद नकद रिजर्व अनुपात ये तो ऋण से होगा। नकद रिजर्व अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो ऋण से होता है। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो ऋण से होता है। थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति से होगा। तो फिर ओपन जनरल, ट्राइसेम रोजगार से होता है और ओपन जनरल इससे होता है। तो आई थिंक ए का 2, बी का 1, ए करेक्ट होना चाहिए इसके हिसाब से। ओके करेक्ट, चलो अच्छी बात है, ए करेक्ट होना चाहिए, ए का 2, बी का 1 सही है। तो क्या बोला हुआ है? ओपन जनरल लाइसेंस जो है वो विदेशी व्यापार से रिलेटेड है। ट्राइसेम जो है रोजगार से रिलेटेड है। थोक मूल्य सूचकांक होलसेल प्राइस इंडेक्स मुद्रास्फीति से, और नकद रिजर्व यानी कैश रिजर्व रेशियो ऋण संबंध से। तो इसी के साथ हमने कर लिया अपने 250 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कंप्लीट, और इसी के साथ हमने अपना चैप्टर नंबर 7 भी कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और अब तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह और वीडियोस लाता रहूं। और प्लीज अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस अच्छी है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। एक क्लिक करना है भाई, फ्री में हो जाएगा ये काम, आप लोग फ्री में क्लिक कर सकते हो। लाइक का बटन दबाओगे कोई पैसे नहीं लगेंगे, सब्सक्राइब का बटन दबाओगे कोई पैसे नहीं लगेंगे, शेयर में करने में कोई पैसे नहीं लगेंगे, कर दो। और अगर आपको लगता है कि आपके पास मेरे लिए कोई एडवाइस है, कोई सजेशन है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, ताकि मैं अपने वीडियोस को और अच्छा बना सकूं। तब तक के लिए अगले वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे चैप्टर नंबर 8। तब तक के लिए बी सेफ, स्टे सेफ, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।